कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। हम लोग अभी आम बात व्याधि पढ़ रहे हैं, तो आम बात व्याधि जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हमें यह देखना है कि उपस्तंभित वायु क्या है, निरुपस्तंभित वायु क्या है, और उसके हिसाब से हमें चिकित्सा को भी अपने चिकित्सा को परफेक्ट करना है। आमवत व्याधि है तो वो यह तो या तो ये हो सकता है कि शुद्ध आमवत हो, या फिर वो हो सकता है कि उसमें डिजनरेटिव चेंजेस भी आ गए हैं, धातु क्षय भी हुआ है, और उसके बाद आमवत हुआ है। तो हमें ना अलग स्टाइल से आमवत जो होता है शरीर में, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि जो वृद्धावस्था रहती है, वृद्धावस्था में बहुत सारे लोगों को डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है, उसके साथ में आम का भी संचय होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। एक शुद्ध आम बात होता है कि जिसमें आम और वायु, इसकी वजह से उपस्तंभित वायु है। एक ऐसा होता है कि जो पहले निरुपस्तंभित वायु है, और वहां पर फिर आम का संचय होने के बाद फिर वहां पे उपस्तंभित वायु रहने लगती है। तो हम लोग ये अलग अलग कैटेगरी से समझने का कोशिश करते हैं। क्लासिकल बुक्स में यही लिखा है कि पित्तानुबंधी, कफानुबंधी, शुद्ध वातानुबंधी आमवात होता है। लेकिन जो हम प्रैक्टिस में हैं, तो हमें प्रैक्टिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात जन्य आमवात, संधिवात और आमवात ऐसे भी लक्षण दिखने लगते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि एक धातुषयात्मक आमवात होता है, धातु क्षय बहुत ज्यादा हुआ रहता है, डिजनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा ज्वाइंट्स में हुए रहते हैं, और एक रहता है आम रिमेटिक अर्थराइटिस। तो हम लोग ये पूरा अच्छे से देखेंगे। जो धातु क्षयात्मक जो संप्राप्ति होती है उसमें क्या बताया है कि देह स्त्रोतांसी रिक्तानि पूरयित्वा नीलो बलि करोति विविधान व्याधि न सर्वकांग संचितान वात पित्त कफा देहे सर्वस्त्रोतोनुसारिणा वायुरेवि सूक्ष्म श्वास तेो दत्या तत्राप्य दीर्णा। इतना बढ़िया बताया ग्रंथकार, ऐसा बताते हैं चरक चिकित्सा स्थान, जब हम 28 चैप्टर देखते हैं वात व्याधि चिकित्सा में, उसमें 16 नंबर का श्लोक है। उसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब धातु क्षय हो जाता है तो देहे स्त्रोतांसी रिक्तानी, जब स्त्रोतस रिक्त हो जाते हैं, धातुओं का क्षय हो जाता है, तो वहां पर पूरयित्वा अनिलो बलि, वहां पर वायु जो है वह पूर्ण कर देता है। जैसे कि कोई भरा हुआ एक बॉटल है, बिस्लरी का बॉटल है, उसमें से आपने उसको उल्टा करके ढक्कन खोल के पूरा पानी निकाल दिया, तो बिस्लरी में पूरी तरह से हवा घुस जाएगा। उसी तरह से जब धातु क्षय हो जाता है, और अब ये धातु क्षय अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय इस तरह से भी हो सकता है, या फिर केदार कुल्या न्याय अच्छे से नहीं हो पा रहे हो, धातु का परिपोषण नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर क्षय हो गया, या फिर अभिघात हो गया, क्षत हो गया, चोट लग गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमें यह सब समझ के और फिर ये समझना चाहिए कि जहां पर भी धातुओं का क्षय हो रहा है वहां पर वायु बढ़ गया है, और वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है, वायु का लघु गुण बढ़ गया है, वायु का चल गुण बढ़ गया है, वायु का शीत गुण बढ़ गया है, वायु का सूक्ष्म गुण बढ़ गया है, परुषता, खरता, ये सब आने लगी है। करोति विविधान व्याधि व्याधिम सर्वे कांग संशितान, इसी तरह से अलग अलग व्याधियां करने लगता है। जो स्त्रोतस में वायु जाएगा, कुपित हुआ वायु जाने के बाद वहां वहां के वो व्याधि करने लगता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि वात पित्त कफा देहे सर्व स्त्रोतोनुसारिणा, वात पित्त कफ है सभी स्त्रोतों में संचालित होते रहते हैं। वायु रेवी सूक्ष्म श्वास द्वयोस तत्राप्यु दीर्णा, यह क्या करता है, वायु सूक्ष्म रहता है, और यह पित्त और कफ को भी अपने साथ लेके जाता है। कुपितस्तु समुद्विह तत्र तत्राक्षिपन गदन करोत्यावृत मार्गत्वात् रसान्यश्च उपशोषयन। इसका मतलब है कि जब वायु प्रकुपित हो जाता है तो वह कफ और पित्त के कार्य को भी बिगाड़ देता है, और उसकी वजह से आवृतत्व आ जाता है। आवृतत्व मतलब कवरिंग हो जाता है, और उसके वजह से रस आदि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको यह क्षय करने लगता है, शोष करने लगता है, सूखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, आम बात से रिलेटेड नहीं है, मैं केवल धातु क्षय का बारे में बता रहा हूं। जैसे कि सेरेबल एट्रोफी के पेशेंट होते हैं, ब्रेन जो है वह सूखने लगता है, वहां पे वायु जो है वो सुखाने लगता है, क्योंकि वहां पर मज्जा धातु का क्षय होने लगता है। फिर वायु वहां प्रवेशित करेगा और रुक्षता से एट्रोफिक चेंजेस होने लगते हैं। तो ये जो एट्रोफी है ये क्या है, ये वायु के वजह से हो रहा है, और शोष हो रहा है, वहां धातु क्षयात्मक हो रहा है संप्राप्ति। अब इसी तरह से बोल रहे हैं कि अपने ग्रंथकारों ने वायु को मतलब कोई भी वात व्याधि है उसको उपस्तंभित,
उपस्तंभित मतलब आम युक्त और स्तंभ करने वाला स्त्रोतोरोजन्य जो संप्राप्ति होती है, तो उपस्तंभित वात व्याधि, और दूसरा निरुपस्तंभित वात व्याधि। इस तरह से दो विभाग किए हैं। और हमें हर पेशेंट में, जब भी हमारे पास वात व्याधि के पेशेंट आते हैं, ज्वाइंट पेन के पेशेंट आते हैं, तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि इसमें उपस्तंभित वायु है, साम वायु है क्या, कि निरुपस्तंभित वायु है, निराम वायु है। निराम वायु है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायु है ही नहीं, वहां पे वायु है, लेकिन वो धातु क्षयात्मक है, मतलब धातु को क्षय कर रहा है, शोष हो रहा है, सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, और उसके वजह से वायु का प्रकोप हो रहा है। चरक में ऐसा बोल रहे हैं कि देह स्त्रोतांसी रिक्तानी, इसका मतलब यह है कि धातु क्षय जब होता है तो वहां पर वायु का प्रवेश हो जाता है और वायु सुखाने लगता है सारे दो, वहां पे वायु पूर्ण कर देता है और वात व्याधि का निर्माण कर देता है। और ये पूरा शरीर में तो है, बैलेंस स्टेट में जब रहता है तो वह अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन वहां जहां पर भी स्थान संचय कर लिया वहां पर क्षय होने लगता है, शोष होने लगता है। यह चीज जानना बहुत जरूरी है। और जहां पर भी वायु रहेगा वह क्या करेगा, शरीर में रुक्षता करेगा, खरता करेगा, परुषता करेगा। अब रुक्ष, अब जैसे गुड बेटर बेस्ट जो होता है अलग अलग डिग्री होता है। गुड एक होता है 1 डिग्री, फिर बेटर होता है वो 2 डिग्री, और बेस्ट जो होता है वो 3 डिग्री। गुड बेटर बेस्ट जैसे हम तरतम भाव से समझते हैं, उसी तरह से रुक्षता जो है वो पहली स्टेज ऑफ ड्राइनेस है, खरता है वो सेकंड स्टेज, और परुषता है वो बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का ड्राइनेस रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर अकाल पड़ गया, बहुत ज्यादा ड्राउट है, मतलब वहां पर बारिश नहीं हो रही है, तो वह जगह जो रहती है वो जमीन दरार आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वहां का जो मिट्टी में, भूमि में जो स्निग्धता है पानी की वजह से वह कम हो गया है, और मिट्टी सूख गई है और दरार पड़ जाती है सूखने की वजह से। उसी तरह से शरीर में भी ऐसे ही संप्राप्ति होती है कि वायु जो है वो सुखाने लगती है सब धातुओं में, और बहुत ज्यादा ड्राइनेस, परुषता आ जाता है। रुक्षता, खरता, परुषता ऐसे आने लगता है। यही चीज जब संधियों में होता है, ज्वाइंट्स में अगर होने लगता है, तो वहां पर जो साइनोवल फ्लूइड है जिसको हम श्लेषक कफ बोलते हैं वह कम होने लगता है, और इसकी वजह से हड्डियां जो रहती है वो बीच में जो उसकी गादी रहती है वह कम हो जाती है, साइनोवल फ्लूइड कम हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है कि हड्डियां एक दूसरे से टकराती हैं, इतना ज्यादा ये हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, और फिर टकराने से पेन होने लगता है। यहाँ पर धातु क्षयात्मक वात प्रकोप होता है। इसी तरह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो रहता है पूरा अपने वर्टिब्रास के बीच में, वह घिस जाता है, और उसकी वजह से हड्डियां टकराने लगती है, और वहां पे स्पॉन्डिलाइसिस होने लगता है। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, मतलब ये सब जो स्पॉन्डिलाइसिस ये सब क्या है, धातु क्षयात्मक रहता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि इसमें हेतु सेवन होता है, वात प्रकोपक आहार। कल मेरा लेक्चर जो होता है उसमें वात प्रकोपक बहुत सारे मैंने हेतु बताए थे कि वायु का प्रकोप अति जागरण से होता है, अति मैथुन से होता है, रुक्ष पदार्थों का सेवन करने से होता है, शीत पदार्थ का सेवन करने से होता है, फिर बहुत सारे ऐसे मैंने हेतु बताए थे। तो यह वात प्रकोपक हेतु का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, और स्त्रोतसों के स्थान में रुक्षता, खरता, परुषता, ये सब डिग्री से मतलब रुक्षता से, खरता से, परुषता से वायु का प्रकोप होने लगता है, वो धातुओं को सुखाने लगता है, जो स्नेहांश है वह कम होने लगता है, और रिक्त स्थान जो रहते हैं जहां वैक्यूम रहते हैं वहां पर वायु का पूरण हो जाता है, और वहां पर धातु क्षयात्मक वात व्याधि हो जाती है। इसको जानना बहुत जरूरी है। एक बार मेरे पास एक मुस्लिम पेशेंट आए, तो उनकी वाइफ को ना 6 बार मतलब नया नया शादी हुआ था, लेकिन उनकी वाइफ जो थी, जो अत्यानंदा योनि व्यापत बताया कि उनको, उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, काम इच्छा होती थी। तो ये इंसान तगड़ा मजबूत था, लेकिन जैसे ही शादी हुई वाइफ को 6-6 बार, 8-8 बार, 16-16 बार डेली चाहिए होता था। तो उनका इतना धातु का क्षय हुआ, इतना धातु का क्षय हुआ। फिर वो 2 महीने बाद ना मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मुझे इतनी खांसी आ रही, वेट लॉस एकदम हो गया था। मतलब जो हट्टा कट्टा इंसान था, 80-85 केजी का जो मुस्लिम पेशेंट था, वो पूरी तरह से सूख गया, इतना सूख गया कि एकदम पतला सा हो गया, 40 किलो तक उसका वजन था। वो बोला कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और मेरी नई शादी हुई है। फिर मैंने उनसे सब पूछा डिटेल, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और मेरा धातु क्षय हो रहा है। मतलब उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला, लेकिन मैं समझ गया। एक दिन फिर मैं उनका दवाई करने वाला था, उन्होंने कहा कि मैं अभी टीबी हो गया है, तो मैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस जितने ड्रग्स हैं वो मैं ले रहा हूँ डॉट्स का। तो लेकिन वो उनका हार्ट अटैक आके मृत्यु हो गई। सोचिए धातु क्षय इतना ज्यादा हो गया कि हृदय भी फट गया उनका। तो ऐसे संधियों में जब होता है तो कितना जहां पर श्लेषक कफ का कार्य हो रहा है कि वहां पे मोमेंट्स को वो पूरी अच्छे से स्मूथली कर रहे हैं, वहां पे अगर ड्राइनेस आ जाएगा, पूरा स्नेहांश निकल जाएगा, वायु का प्रकोप हो जाएगा, तो वो कितना ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे व्याधि हो जाता है। और इसमें एक एक ज्वाइंट
वह सब पूरी तरह से दर्द होने लगता है। अब ये एक संप्राप्ति हो गई है, स्थान संशय हो गया। यहाँ पर धातु क्षयात्मक है तो प्योर धातु क्षयात्मक है ये हम मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ में अगर उसने अग्नि मंद करने वाले सारे आहार विहार भी किए और फिर आम जाके वहां पे बैठ गया, तो एक तो डिजेनरेटिव चेंजेस आ ही गए हैं वहां पे, और उसके साथ में आम संचिति हो गया तो उसको आमवात भी हो जाता है। इसलिए मैंने यह बताया कि पहले धातु क्षय होता है फिर आमवात, ऐसा भी लक्षण आता है, या फिर शुद्ध आमवात होता है, या फिर शुद्ध संधिवात होता है। मतलब इस तरह से तीन कैटेगरी में हम लोग वात व्याधि को समझते हैं जो प्रैक्टिकली हमें दिखता है। इसी तरह से रुक्षता, खरता, परुषता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वायु का संग हो जाता है, वायु स्थान संचय करके बैठ जाता है। एक शैतान बच्चा है, वह शैतानी करने के लिए बैठ गया है, अब वो शैतान बच्चा है, वो शैतानी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो ये वायु जो है वो क्या करता है, जितनी संधियां हैं उनको ड्राई करने लगता है, और फिर आगे ये स्टेज बढ़ती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, अंदर अंदर हड्डियों में भी वायु घुस जाता है, और फिर हड्डियां कभी भी चूर चूर हो सकती है, जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ा सा भी बाइक से गिरे कि फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर होने लगते हैं। तो ये सारा सब है धातु क्षयात्मक बात प्रकोप होने लगता है। और आयुर्वेद में जब चिकित्सा करते हैं तो हम लोग स्नेहपान कराते हैं। पहले के जमाने में लोग ना बहुत ज्यादा घी पीते थे। शिवाजी महाराज इतना मतलब मजबूत थे कि वो यहाँ से जंप मारते थे किलाओं से, जब जंप मारते थे तो उनको कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ था। वो लोग गुरिल्ला युद्ध करते थे तो कभी भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, और सुबह से शाम तक तलवार चला रहे हैं तब भी इतना मजबूत कंधे थे कि तलवार चलाने के बाद भी उनको कुछ भी पेन वगैरह नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो घृत पान करते थे। वो लोग ब्रेकफास्ट में च्यवनप्राश का सेवन करते थे, इतना स्नेहांश जब जा रहे हैं नस्से का सेवन करते थे, तो उनके ये कंधे पूरा सब इतना मजबूत रहता था। फिर घुड़सवारी में वो लोग घोड़े पे जब जा रहे हैं तो इतना कितना जर्क लगता है, उनको कुछ भी बैक प्रॉब्लम या स्पॉन्डिलाइसिस नहीं हो रहा था। आजकल क्या है कि थोड़ा लैपटॉप पे भी बैठते बैठते लोगों को स्पॉन्डिलाइसिस हो जा रहा है, सर्वाइकल भी हो रहा है और लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, क्योंकि स्नेह का पूरी तरह से अभाव कर दिया है। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको घी तेल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऐसे ही रहना है, और दूध का भी मलाई नहीं खाना है। ऐसा जब कॉन्सेप्ट आ गया तो ये स्नेहांश की कमी होने की वजह से ये सब होने लगता है। उसी तरह से अगर मल मूत्र और पुरुष का अगर मल मूत्र और अपान वायु का अवरोध हो जाता है तो उसकी वजह से भी वायु विमार्गक हो जाता है, और वेग अवरोध करने की वजह से यह धातु क्षय का संप्राप्ति करने लगता है। और दूसरा होता है उपस्तंभित वात व्याधि, जो प्योर आमवाद की तरफ जा रहा है। तो जो दूसरा टाइप होता है आमवात, तो उसमें क्या रहता है कि उपस्तंभित वात व्याधि रहती है। पहला वाला जो मैंने धातु क्षयात्मक बताया वो निरुपस्तंभित वात व्याधि है। जो दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ उपस्तंभित वात व्याधि, उसको जानना बहुत जरूरी है कि हेतु सेवन किया जाता है, कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, आम की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, जठराग्नि मंद हो रहा है, और शीत गुण का सेवन ज्यादा किया जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि आम संचिति इतना ज्यादा होता है। आम जो है वो एक तरह से टॉक्सिन है, जो मतलब एक तरह से जहर है जो शरीर के स्रोतों को कार्य में बाधा पहुंचाता है। अगर आम अगर हृदय में चला गया तो कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉकेज करेगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करता है। तो एलोपैथी के डॉक्टर कह रहे थे कि यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेजेस है तो वो लोग क्या करते हैं, बाईपास करते हैं या एंजियोग्राफी करके वहां ब्लॉकेज देखते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट बैठाते हैं। लेकिन उनके साइंस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आम दोष क्या होता है, अग्नि क्या होता है, स्त्रोतस क्या होता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति क्या होता है, संग क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो एक बार वो बैठा दिया तो उनको पूरी लाइफ लॉन्ग पेशेंट को ब्लड थिनर दवाइयां देनी पड़ती है कि फिर से वो ना हो जाए, और उसका साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। ब्लड थिनर में इकोस्प्रेन, फिर ऐसे खून को पतला करने वाला। लेकिन उनका साइंस में वो सारा चिकित्सा करते हैं, वो मैकेनिकल चिकित्सा करते हैं कि ये चीज ब्लॉकेज है तो इसमें जैसे मैकेनिक्स में आप लोगों ने देखा कि कोई रास्ता ब्लॉक है उसका रास्ता खोल दो, ये साइड से निकाल दो रास्ता। वो मैकेनिकल पूरा साइंस है, और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस हिसाब से चलते हैं। रिसेप्टर्स पे वो लोग काम करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, इन सब से वो काम करते हैं। एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, ये जो एंजाइम्स का उनका थ्योरी है, मैं उसको गलत नहीं बोलता हूँ, वो एलोपैथी साइंस बहुत ग्रेट है, लेकिन वह पूरा साइंस नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं लगता कि पूर्ण साइंस है, और आयुर्वेद पूर्ण साइंस है। लेकिन आयुर्वेद आज भी अधूरा क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद का 99% भाग जो था, मतलब आयुर्वेद का जो किताबें थी 99% किताबें जला दी गई। जब ये अलाउद्दीन खिलजी का जब अटैक हुआ, खिलजिया सल्तनत को वो करने के लिए, और अफगान लोग जब आते थे भारत पे अटैक करते थे,
तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को उन्होंने जला दिया, और तलवार के नोक पे उनको इस्लाम को करना था, तो पूरा हिंदू संस्कृति को नष्ट करना था। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें 27 डेज तक लाइब्रेरी जली थी, पूरी तरह से वो जला दिया गया। और जो लोग पढ़ते थे, डॉक्टर्स वगैरह जो थे, जो पढ़ाई करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, उन सबके गले काट के और फिर मतलब ऐसे किया कि मीनार टाइप बन जाए। उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया गया कि मतलब उनको इस्लाम करना था। तो इसका मतलब ये है कि यह जो हमारा जो ग्रंथ थे वो सारे जला दिए गए, जो हमारी ब्रह्म संहिता थी, जितने अपनी सर्जरी की किताबें थी, और फिर उसके बाद में काय चिकित्सा की किताबें थी, बहुत सारे व्यापक ये सब था। अभी हमारे पास जो चरक संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी चरक संहिता कैसा था कि जब बाद में अंग्रेज आए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, तो ये पूरा उन्होंने जो गुरुकुल परंपरा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया, और उन्होंने अपना सिस्टम ला दिया। और आयुर्वेद पढ़ना ये सब एकदम बैन कर दिया उन लोगों ने कि ये एकदम फेक साइंस है, इसको पढ़ना ही नहीं है। तो लोग ने तब भी अपना चरक संहिता हस्तलिखित जो थी वो कुछ कुछ जमा करके रखते थे। तो जब देश आजाद हुआ, तो नागपुर के एक जो आचार्य थे, आचार्य त्रिविक्रम जी आचार्य, यादव जी आचार्य, इन्होंने क्या किया कि पूरे जितने चरक संहिता थी उन सबको कलेक्ट किया, और उसके बाद में फिर उसको कंपाइल किया, और वह चरक संहिता आज हमारे पास आ रही है। आप लोग देखिएगा जो टीका में लिखा रहता है, त्रिविक्रम जी आचार्य, यादव जी आचार्य, इन्होंने पूरा संकलित किया है। इसके पहले भी बहुत सारे जो 6वीं शताब्दी में ऐसा बताया गया है कि दृढ़बल ने, जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने चरक संहिता को पूरा किया, मतलब अपने ग्रंथों पे इतना ज्यादा अटैक किया गया कि पूरा भारत का आयुर्वेद को नष्ट कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं, आयुर्वेद पूर्ण साइंस है, लेकिन आज हमारे पास आ रहा है वो 1% ही आयुर्वेद आ रहा है। हमारे पास पूरा उतनी किताबें नहीं है, पढ़ाने वाले लोगों को उतना पढ़ाया नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं। और एलोपैथी साइंस है, वह जो भी करता है वो प्रैक्टिकल करता है। आज जो उनकी थियरी है वो 10 साल बाद चेंज हो जाएगी, उसके बाद 10 साल बाद नई थियरी आ जाएगी, फिर वो क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स करते रहते हैं, ट्रायल्स एरर, ट्रायल एरर, ट्रायल एरर, इस तरह का वो साइंस है। और अपना जो साइंस है वो ऋषि प्रणीत है, लेकिन यह भी हमें 1% ही मिला है। हम लोग 1% भी चिकित्सा करते हैं तो हमें सफलता मिल रही है। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए, अगर 100% हमारे पास होता, आज आयुर्वेद का पूरा साइंस, पूरा सर्जरी होता, तब हम लोग कितना आगे होते। तो इसका कारण है कि हमारे पास सब चीज नहीं है। तो हम लोग जब ये देखते हैं ना कि स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है, और फिर क्या होता है कि जैसे कि कहीं से हवा जा रही है और बीच में पहाड़ आ गया, तो वह हवा वहां पे नहीं जा पाएगी, वो विमार्गर होके उल्टे डायरेक्शन में आएगी, और उल्टे डायरेक्शन में आके फिर उपद्रव करेगी। तो इसी तरह से साम वायु जो है, आम युक्त वायु है, एक तरह से तो स्त्रोतोरोध कर ही रही है, लेकिन वो उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, विमार्गमन हो रही है, और फिर वो दूसरे जगह पे जाके स्थान संचय कर रही है, और इसी तरह से स्त्रोतोरोधजन्य वात व्याधि हो जाती है। तो यह हम बोलते हैं आम वातजन्य व्याधि करती है। सामवायु तो सर्कुलेट हो ही रही है, लेकिन वो स्थान संचय करके बैठ गई तो वह आमवात कर देगी। अगर सर्कुलेट हो रही है तो सामवायु ऐसे ही कंडीशन में रहती है। अब इसमें हम लोग और समझते हैं कि ये स्त्रोतोरोजन्य वात व्याधि रहती है, तो उसमें हम लोग को कैसे, अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, फिर अपान वायु, इसके कैटेगरी में कर लिया, और हम लोगों ने देखा कि वायु का प्रकोप हो रहा है तो क्या क्या क्रिया हानि होती है। जैसे कि अगर प्राण वायु का अवरोध हो गया तो प्राण वायु कार्य नहीं कर पा रही है। आम वात के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आम ने पूरी तरह से रास्ते को रोक दिया, प्राण वायु को जाने नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, तो इंद्रिय और चक्षु आदि इंद्रियों का उपघात होगा, दिखाई देना कम हो जाएगा। तो इसमें भी ये रहता है कि आम संचिति यहां तक चली जाती है कि दिखाई देना कम हो जाता है। हम लोग जब आम पाचन करते हैं, ग्रहणी कला को अच्छा करते हैं, तो दिखाई देना शुरू हो जाता है। आम बात इतना डेंजरस है, मतलब जैसे मैकुलर डिजनरेशन होता है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है, उसमें भी आम संचिति होती है पेट में, और उसका मैनिफेस्टेशन आंखों पे होता है। जो अपने ग्रंथों में बताया है वो 100% सही है। उसी तरह से पीनस व्याधि होती है, जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, वहां पर भी आम संचिति इतना ज्यादा है कि वह पीनस व्याधि तक, प्रतिशय तक कर रहा है, पूरा उदक व स्त्रोतस को अवरोध कर रहा है, फिर प्राणव स्त्रोतस को अवरोध कर रहा है। तो यह पीनस व्याधि कर देता है। प्राण वायु को अगर उसके कार्य में बाधा डाल दिया गया, जो उपस्तंभित वायु, बार बार मैं बोल रहा हूं, आम अवातजन्य, यह हमें अगर सूक्ष्माति सूक्ष्म अभ्यास करना है तो ऐसा पता चलता है। उसी तरह से अर्धित व्याधि करता है,
तृष्णा लगता है, जिनको मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगता है, जिनको आम्लवात होता है उनको प्यास बहुत लगती है, प्राणवायु का अवरोध से अर्दित होता है, फेशियल पैरालिसिस होता है, श्वास और काश व्याधि हो जाती है, मतलब खांसी बहुत आती है, और अस्थमा टाइप, ब्रोंकियल अस्थमा टाइप भी ऐसा आम वात से उपद्रव हो जाते हैं। मैं अभी आम वात के बारे में और बताऊंगा, लेकिन हम लोग प्राणवायु उदान वायु में अगर विकृति होती है, विमार्गमन होता है, अपना कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कंडीशन होती है वो अभी मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से उदान वायु का प्रकोप अगर हो जाता है आमवात में, तो कंठ रोग हो जाते हैं, गले के बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, मनोविभ्रम होता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूजन का स्टेज, या डिलीरियम या सिजोफ्रेनिया, ऐसे कंडीशन हो जाते हैं जो उदान वायु के विकृति से होता है। फिर छर्दी होता है, उल्टी आता है, पेशेंट को बार बार उल्टी आता है, बार बार उल्टी आता है, नौशिया फीलिंग होता है, अरोचक होता है, पीनस होता है, नाक से बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है, गलगंड होता है, गोइटर जो होता है थायराइड इम्बैलेंस होने की वजह से, या उदान वायु की विकृति से होता है। इसी तरह से अन्य जत्रुगत विकार हो जाते हैं, या उदान वायु अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है और आम का अवरोध है इसीलिए। उसी तरह से व्यान वायु अगर विकृत हो रही है तो क्या होगा। अभी ये वायु तो एक ही है, लेकिन जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी को हम लोग जब देखते हैं तो गंगा की जो गंगोत्री से जो अलग अलग धाराएं आ रही है, तो एक जगह भागीरथी नदी, एक तरह से मंदाकिनी नदी, फिर वो गंगा नदी बनती है, फिर उसके बाद में बंगाल में जाती है तो हुबली नदी, एक ही नदी को अलग अलग नाम दिया जाता है। उसी तरह से हम लोग जो ये सिंधु नदी देखते हैं जो हिमालय से निकलती है, तो भारत में रहती है तो सिंधु नदी बोलते हैं, और वही पाकिस्तान में अलग उसका नाम पड़ा है। उसी तरह से नाम हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से प्राण उदान व्यान समान अपान हम लोग दे रहे, वायु एक ही है लेकिन उसके कार्य अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उसको अलग अलग नाम दिया है। तो व्यान वायु का जब प्रकोप हो जाता है तो क्या होगा, शुक्र की हानि हो जाएगी, मतलब वो इनफर्टिलिटी ऐसा कंडीशन आ जाएगा। उसी तरह से उत्साह और बल की हानि होगी, कोई भी काम करने में उत्साह नहीं आएगा, बल का हानि होगा। उसी तरह से शोथ होगा, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगा, चित्त विभ्रंश, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा और उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा बहुत ज्यादा। सर्वांग रोग, पूरे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएंगी, शरीर में तोदवत वेदना होगा, सुई चुभ होने की तरफ वेदना होगा, रोंगटे खड़े होना, ये सब आमवात में दिखता है हमें कि आमवात भी है और व्यान वायु की भी विकृति है। उसी तरह से सुप्ति रहता है, जैसे कि हाथ सुन्न पड़ रहा है, यहाँ सुई भी चुभो दिया तो पता नहीं चल रहा है, यह व्यान वायु की वजह से, क्योंकि व्यान वायु ही पूरे अपने पेन रिसेप्टर्स और पूरा सेंसेशन, इसको सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, इनको वो कंट्रोल करता है। वो आमवात की वजह से स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति है तो सुप्ति ऐसा सिम्टम आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां रहती हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज वगैरह, जब जहां पर भी सुप्ति आ जाती है, या फिर नर्व्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है, या डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, या फिर पार्किंसन डिजीज हो रहा है, फिर इन सब में क्या होता है, एल्जाइमर्स डिजीज हो रहा है, इन सब में वायु की ही विकृति हो रही है, तो वहां पर जरूर आम वातजन्य संप्राप्ति हुई रहती है, और उसका ही मैनिफेस्टेशन से ये बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जिसका एलोपैथी में इलाज ही नहीं है, और वो लोग बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। जबकि हम आयुर्वेद के चिकित्सक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आम का पाचन कर देते हैं, दीपन पाचन करते हैं, स्वर्ण कल्प देते हैं जो मज्जा तंतुओं को ताकत दे, और रसायन देते हैं, बस्ती देते हैं, घृतपान कराते हैं, और जो डीजनरेशन हुए उसको रीजनरेट कर देते हैं, तो हमारे पास पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, जब अगर बेसिक चीज समझ गया तो हमें चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से कुष्ठ व्याधि होता है व्यान वायु की विकृति से, विसर्प व्याधि होता है, और सर्वांगज विकार होते हैं, पूरे बॉडी के कुछ भी बीमारियां हो जाती हैं। उसी तरह से समान वायु, अगर आम बात है और उसमें समान वायु की भी दृष्टि है तो उसमें शूल होगा, पेट में कंटिन्यू दर्द होगा, गुल्म व्याधि होगा, ग्रहणी रोग होगा, और आमाशय के और पक्वाशय के बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। इसी तरह से अपान वायु की दृष्टि होती है तो मूत्र रोग हो जाते हैं, किडनी फेलियर में पेशेंट जाता है, वहां पर भी आम बात यह होता है। केवल आम बात को ऐसा मत सोचिए कि ज्वाइंट का है, अर्थराइटिस है ज्वाइंट का है, उसी को बस मान लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। आम बात एक व्यापक व्याधि है जो मतलब वह किडनी फेलियर तक को कर देती है। उसी तरह से शुक्र दोष इनफर्टिलिटी भी कर देती है, अर्श व्याधि करती है, गुद भ्रंश तक कर देती है, मतलब रेक्टल प्रोलैप्स कर देती है, पक्वाशय की विविध प्रकार की व्याधियां कर देती है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दीपन पाचन ये आगे चिकित्सा जो है वह हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से ग्रंथकारों ने क्या बताया, माधव निदान में अगर आम बात हम लोग देखते हैं तो उसमें आम बात के 3 टाइप बताए हैं,
शुद्ध वातानुबंधी, मतलब केवल वायु का वातज आम वात रहता है। दूसरा पित्तानुबंधी, जिसमें पित्त का सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तीसरा कफानुबंधी, जिसमें कफ के सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो माधव निदान में ऐसा श्लोक बताया है कि पित्तम स पित्तात स राग दाह पित्तात स दाह रागम च सशूलम पवनानुगम स्तिमितम गुरु कंडु च कफ दुष्टम तमादिशेत। मतलब आम वात व्याधि में अगर पित्त का अनुबंध है, पित्त भी आ गया क्योंकि वायु का दोस्त भी है, बेस्ट फ्रेंड है पित्त, तो पित्तवर्धक आहार विहार का भी सेवन किया गया है। तो उससे क्या होगा कि पूरा बॉडी में दाह होगा, आरक्त वर्णता होगा, पूरा रेडनेस आ जाएगा, पूरा शरीर में चकते चकते आ जाएगा, पूरा शरीर लाल पड़ जाएगा, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से केवल वायु का होगा तो बहुत ज्यादा शूल होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा पीड़ा होगा। अगर कफानुबंध होगा तो स्तमित होगा, जैसे गीले कपड़े से लपेट दिए पूरा शरीर को और स्तब्धता आ रही है, स्टिफनेस आ रहा है। उसी तरह से कंडू होगा और गुरुता आएगा शरीर में। तो इससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि यह आमवात कौन सा दोषों का अनुबंध से हुआ है। आमवात व्याधि जब हो जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, तो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में। जैसे कि इन्होंने बताया है, माधव निदान में बताया है कि तृण छर्दी भ्रम मूर्छा हृदय विड़ विबद्धताम जाड्यांतर कूजन माना हम कष्टांशानु उपद्रवान। मतलब इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। प्यास क्यों लग रही है? क्योंकि जैसे चाइना है, मैंने कल बताया था आप लोग को, चाइना की कैसी नीति है कि विस्तारवादी। चाइना जितना है वो उतना नहीं रहना चाहता है, वो ताइवान को भी कब्जा करना चाहता है, सिंगापुर को भी करना चाहता है, मलेशिया को भी करना चाहता है, जापान के द्वीप हड़पना चाहता है, उसी तरह से कुआलालंपुर इनको भी हड़पना चाहता है, भारत का अरुणाचल प्रदेश को, तिब्बत को हड़प ही लिया उन्होंने, अक्साई चीन को हड़प लिया, पाकिस्तान को हड़पना चाहता है। तो ये विस्तारवादी नीति है ना, ये हमारे आम दोष को भी है। चाइना की तरह उसका सोच है कि पूरा, तो वो क्या करता है कि पानी को और एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए प्यास बहुत ज्यादा लगती है। पानी को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जब उसका उतना कैपेसिटी से ऊपर हो जाता है तो बहुमूत्रता, ये भी सिम्टम आते हैं। फिर आम आम जब बहुत ज्यादा रहेगा तो उल्टी आती है पेशेंट को, छर्दी बहुत ज्यादा होता है, भ्रम होता है, मतलब चक्कर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मनोवस्त्र होता है, संज्ञावस्त्र होता है, इसका विरोध कर देता है। छर्दी क्यों होता है? क्योंकि आम पूरा पेट में भरा है, आप कुछ भी खाना खाएंगे या कुछ सोचेंगे भी तो उल्टी आ जाएगा, क्योंकि आम निकलना चाहता है, ऐसा सिम्टम्स होता है। इसी तरह से हृदय ग्रह, आम अगर जाके हृदय में जाके बैठ गया, हृदय का पंपिंग एक्शन को वो हैम्पर करता है और उसकी वजह से हृदय में लगता है कि जकड़ाहट है। ग्रह मतलब जकड़ाहट जैसा फीलिंग होता है, या आमवात का होता है। आपके पास भी जब पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप रूल आउट करिए कि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या, या मायोकार्डियल इंफाक्शन है क्या, लेकिन उसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखिए तो वो आम संचिति होता है और रसवस्त्र होता है, उसमें अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, उसके वजह से यह पेन हो रहा होता है। आम और वायु, वायु उसके साथ में जा रहा है। एक टेररिस्ट है आम और वायु है शैतान बच्चा, उसको वो लेके जा रहा है। वायु जो है वो एकदम भोला भाला है, अच्छा बच्चा भी रहता है वायु, और उसको शैतानी अगर सिखा दे तो शैतान भी रहता है। इसलिए बोलते हैं कि वायु जो है संयोगात उभयार्थकृत, वायु जो है वो पित्त और कफ के साथ भी रह जाता है। कफम पंगु पित्तम पंगु पंग वो मल धातव वायुनाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति में एक बात। वायु जो है ना वह वही बादलों को भी सब जगह लेके जाता है, कफ पित्त को भी लेके जा रहा है, आम को भी लेके जा रहा है, क्योंकि वही क्रिया शक्ति है अपने शरीर में। तो यह वायु जो है ना, यह हृदय में लेके जा रहा है, तो वहां जब उसका अवरोध होगा, वहां पर उसका पंपिंग एक्शन हार्ट का नहीं प्रॉपरली हो पाएगा, तो वायु जो है शैतान बच्चा शैतानी करता है, इसलिए हृदय शूल होने लगता है, हृदय ग्रह होने लगता है। उसी तरह से कॉन्स्टिपेशन मलावष्टम्भ करता है, आंत्र कुजन पेट में गुड़ 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 करने लगता है, पेट फुला देता है बलून की तरह, आधमान होने लगता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। इसके अलावा इतने सारे आमवात में उपद्रव हो जाते हैं, तो इसको हमें समझना चाहिए। और व्याधि जो है वो गंभीर अवस्था में चली गई, बहुत क्रॉनिसिटी हो गई, बहुत ज्यादा सीवियर बढ़ गई, तो हृदरोग तो होने लगता है। इसको मॉडर्न साइंस भी मानता है कि रोमेटिक हार्ट डिजीज, आरएडी जो बोलते हैं, रोमेटिक हार्ट आरएचडी बोलते हैं, रोमेटिक हार्ट डिजीज जो रहता है उसमें पूरे वॉल्स और पूरा ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स वो सब डैमेज होने लगते हैं। और कभी कभी आम इतना ज्यादा स्त्रोतरोध करता है कि आईएसडी में पेशेंट जाते हैं, इश्चमिक हार्ट डिजीज, कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है ऑरिकल्स के मसल्स में, मायोकार्डियम में, तो वहां का कुछ भाग सूखने लगता है, इश्चमिक हार्ट डिजीज जो बोलते हैं। तो ये सब हो रहा है आम के वजह से हो रहा है। आम अगर नहीं रहेगा तो अच्छे से रस धातु प्रीणन कार्य करते रहता है। इसलिए आयुर्वेद के जितने आचार्य हैं वो लोग क्या बोलते हैं, दिनचर्या का पालन करिए, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे सस्तो रक्षार्थम आयुषा, ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए,
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अपने आप आपका मल मूत्र और श्वेत प्रवृत्ति अच्छे से होने लगेगी और अपान वायु निकलने लगेगा। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो जो प्रेशर आता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले मूत्र निकलेगा, फिर मल निकलेगा, या कभी आगे पीछे अपान वायु निकलेगा, वो पूरा अंदर से सारा जो टॉक्सिन्स है वह साफ हो जाता है। और उसके बाद में जब कड़कड़ी भूख लगती है, जब वैक्यूम तैयार हो जाएगा तो अपने आप खाने का मन करता है, खाने का मन करता है तो सम्यक खाना जाता है। और उसके बाद में फिर वह पच जाता है, फिर दोपहर में भूख लगती है वह पच जाता है, अगर पूरा आहार विधि विशेष आयतन का फॉलो किया जाए। तो इसीलिए बोला है कि वेगों को धारण मत करिए, भूख लगी है तो त्रिविध कुक्षी का प्रयोग करके 1/3 ही खाना खाइए, एक भाग आप अन्न खाइए, एक भाग आप लिक्विड लीजिए और एक भाग आप खाली रखिए, ऐसा आचार्य लोगों ने कहा है। इसका जब फॉलो करते हैं तो ये आम बात है, जैसे भयंकर बीमारियां होती ही नहीं है। और इससे क्या होता है कि हृदय का जो विक्षेपण का कार्य है वह अच्छे से होने लगता है। अगर ध्यान देंगे तो हृदय का आकार बढ़ने लगता है। वायु अगर है वहां पे अगर स्थान संचय कर देगा तो बलून की तरह वो फैला देगा, कार्डियोमेगाली करता है। उसमें एलोपैथी साइंस बोलता है कि ये हार्ट का पैथोलॉजी है, हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हम इसका कोई इलाज नहीं करते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं कि वायु इतना डेंजरस कार्डियोमेगाली कर रहा है। इसी तरह से मांसपेशी में जो विकृति आती है तो उसमें अरिथमिया होने लगता है, फिब्रिलेशन होने लगता है। तो ये एलोपैथी साइंस के पास उसका परमानेंट इलाज ही नहीं है। वो लोग दवाइयां देते हैं, ग्रेट हैं वो लोग, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स देते हैं, लेकिन वो लोग मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं, हम पूरा सिस्टम को अच्छा करते हैं। हम लोग अग्नि को अच्छा करते हैं, हम लोग वायु को अनुलोमित करते हैं, दीपन पाचन कार्य करते हैं, हृदय को बल देने वाली दवाइयां देते हैं। तो अरिथमिया पूरी तरह फिर स्नेहन करते हैं, शोधन करते हैं, शमन करते हैं, हृदय को बल देने वाले करते हैं, रसायन देते हैं। हृदय फिर परमानेंट कार्डियोमेगाली के पेशेंट जब हम चिकित्सा करते हैं नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट ज्यादा दिन तक जीता है। तो ये आयुर्वेद का स्पेशलिटी है कि हम पूरा होलिस्टिक काम करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हृदय ध्वनि की विकृति होती है तो उसके वजह से मर्मरेशन, मर्मर होने लगता है, बहुत सारे अलग अलग जो व्याधियां होने लगती है वो होने लगता है, हृदय होने लगता है। तो ये सारा आमवात का ही उपद्रव बताया है अपने आचार्यों ने कि आमवात है, सामवायु है, वही जाके सारा उपद्रव कर रही है। आमवात मतलब हृदय में आम और वायु जाके बैठ गया है, स्थान संचय हृदय में कर दिया है, इसलिए रोमैटिक हार्ट डिजीज ऐसा बोलते हैं। तो हृदय भी जो है वो कफ का एक स्थान है। और ये आमवात की संप्राप्ति में बताया ही है कि आम बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है और जहां जहां कफ का स्थान है वहां वहां जाके वो बैठ जाता है। जब एक बार मैं छोटा था तो हम लोग ना पार्क में जाते थे। हम जितने भी अपने कॉलोनी के बच्चे थे ना, मतलब मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे तो यहाँ पुणे में लोहगांव का एक वो है, मतलब एयरफोर्स का एक यूनिट है। तो वहां पर ना हम सारे बच्चे जितने भी मेरे स्कूल में केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे थे ना, हम लोग ना वहीं पे रहते थे, कैंपस में रहते थे एयरफोर्स के। तो वहां पर क्या होता था कि पार्क में हम लोग खेलते थे शाम को, बड़े बड़े पार्क होते थे एयरफोर्स के एरिया में। तो वहां पर जो बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं रहती थी ना, वो लोग आती थी और जैसे आमवत का बोला है ना कि कफ का स्थान में जाके आम जाके बैठ जा रहे सारे, फिर विकृति कर रहे हैं, वैसे ही मुझे वो चीज याद आ गया कि वो जो बूढ़ी बूढ़ी लोग थी ना उनका एक टीम था। वो लोग आती थी और वो पार्क में एक जगह बैठती थी और वो लोग ऐसे गोल घेरा बना के बैठती थी और वो यही बातें करती थी कि मेरी बहू ने आज ये दाल नमक कम डाला, दाल में नमक कम डाला, मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया, मेरी बहू ने ये किया। आजकल जैसे कैसे चैटिंग करते हैं ये हम लोग व्हाट्सएप पे की ग्रुप बना दिया हम लोगों ने, जो जो लोग अपने एक जैसे विचार वाले हैं हम लोगों ने ग्रुप बना दिए, अलग अलग ग्रुप है, आयुर्वेद के भी ग्रुप है, ऐसे दोस्तों के भी ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं। तो वैसे ही वो लोग का ग्रुप होता था, उस टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं होता था। तो वो लोग ऐसे ग्रुप में बैठ के और एक ही काम रहता था, 3 या 4 घंटे बैठ के और बहुओं की चुगली करना है, बेटे और बहू की चुगली करना है कि मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया। तो यही आम बात में भी ऐसा होता है कि कफ स्थान में ही जाके बैठ जाएगा वो आम, उसको एफिनिटी है कि वो वहीं पे विकृति करेगा। पित्त के स्थान पे आम नहीं जाएगा, वात के स्थान पे नहीं जाएगा, वहां वो जाएगा कफ के स्थान पे। जैसे कि वो सारी बहुएं वो काम करती थी। और ना हम छोटे थे तो हमें अजीब लगता था कि इतनी बड़े बड़े आंटी लोग हैं और बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं और ये क्या काम करती है, हमें सब समझ आता था, खेलते रहते थे तो चुगली चुगली सब सुनाई देता था। तो ये जो कफ स्थान है ना, जैसे कि श्लेषक कफ के स्थान में चला गया तो संधियों में आम बात होगा तो वहां पर वो रोक कर देगा।
तर्पक कफ के स्थान पे चला गया तो तर्पक कफ को विकृति करेगा। बोधक कफ के स्थान पे गया तो बोधक कफ में, अवलंबक कफ के स्थान में गया क्योंकि हृदय में अवलंबक कफ है, वहां गया तो वहां विकृति करेगा। श्लेषक कफ में गया तो श्लेषक कफ में, और इसी तरह से त्रिक में, पृष्ठ में, वहां पर भी जाके बहुत ज्यादा स्तब्धता करता है, जड़ता करता है। तो ये कफ, ये आमवत इस तरह से दिखाई देता है। और आमवत स्थान संशय तो कर रहा है, लेकिन सामवायु जो है वो एक कैसे होता है, एक डायनेमिक होता है, मतलब वो जो घूमने वाला सामवायु है, वो घूम रहा है, स्थान संशय करने का उसको जगह नहीं मिल रहा है, आम युक्त तो वायु है, वो अगर रुक गया तो वो आमवत व्याधि कर देगा और फिर वो व्याधि हो जाएगा। और अगर वो डायनेमिक है, घूमने वाला है, तो वो सामवायु रहता है। इस तरह से ये आमवत व्याधि होती है। कल मैं आप लोगों को चिकित्सा का पार्ट बताऊंगा कि हम लोग चिकित्सा कैसे करें, सामवायु की चिकित्सा कैसे करें, आमवत की चिकित्सा कैसे करें, उसका क्या सिद्धांत है। और इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग जड़ से पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, आमवत के पेशेंट को, तो अब ये चिकित्सा सिद्धांत को अपनाइए, आपके पेशेंट 100% क्यूरेबल है। एलोपैथी में उसका इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। लेकिन हमें बेसिक चीज मालूम होना चाहिए कि इन्होंने बोला है कि लंगनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटूनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्ते श्याम मारुते रुक्षा स्वेदो विधातव्य बालका पुटलिस तथा उपनाश कर्तव्य से स्नेह विवर्जिता। मतलब इसमें लंघन कराना है, आम का पचन करने के लिए लंघन कराना है, कुछ खाने को नहीं देना है। फिर दीपन के द्रव्य देने हैं, तिक्त रसात्मक द्रव्य देने हैं, फिर कटु रसात्मक द्रव्य देने हैं, विरेचन कराना है, स्नेहपान करा, जब ये विरेचन होकर कोष्ठ शुद्धि हो जाए फिर स्नेहपान कराना है, क्योंकि स्नेहन होगा तो वायु का शमन होगा। उसके बाद में बस्ती करना है, और उसके बाद में रुक्ष स्वेद करना है, उसके बाद में बालुका पुटली स्वेद करना है, उसके बाद में उपनाह करना है, और स्नेह को दूर करके, मतलब बाह्य स्नेहन नहीं होना चाहिए, और अभ्यंतर स्नेहपान भी करना है तो तिक्त रसात्मक द्रव्यों का या कटु रसात्मक द्रव्यों का स्नेहन करना है, जो स्त्रोतस में जाके स्नेहन का कार्य करे और आम का भी पचन करे। ये जो इतना इंटरेस्टिंग बताया, यह मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग इनबॉक्स में लिख दीजिए। मैं अपनी तरफ से जो आमवत व्याधि को समझा हूँ इतने साल के प्रैक्टिस में, वह मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये ऐसी बात ना क्लासरूम में नहीं बताई जाती है। क्लासरूम में एक टिपिकल आमवत का संप्राप्ति चक्र बता दिया जाता है और आमवत क्या है वो बता दिया जाता है, और बस आप पेपर में पढ़िए और करिए, ऐसा नहीं है। जो अनुभवी चिकित्सक होते हैं उनके पास आप जाएंगे तो वह जो आमवत व्याधि बताते हैं उस हिसाब से समझना और चिकित्सा करना, वही सबसे ज्यादा काम देता है। ठीक है। और आयुर्वेद को कभी भी फॉर्मूला बेस्ड चिकित्सा मत करे। फॉर्मूला मैं भी बताता हूँ कि ये फॉर्मूला दीजिए, वो फॉर्मूला दीजिए, लेकिन वह इजी वे में करने के लिए। लेकिन बाकी तो आपको संप्राप्ति समझना ही पड़ेगा, हेतु समझना ही पड़ेगा। फॉर्मूला थोड़े दिन के लिए आपको जहाज में उड़ा सकता है, लेकिन परमानेंट आप जहाज में ही नहीं रह सकते हैं, एरोप्लेन में नहीं रह सकते, आपको जमीन पे तो उतरना ही पड़ेगा। इसलिए हमें फॉर्मूला बेस्ड चिकित्सा कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए करना चाहिए। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमनगढ़ जी बोल रहे हैं सर प्रणाम, आम बात के साथ पित्त की विकृति है तो क्या करें। पित्त की विकृति है तो तिक्त कटु कषाय तिक्त मधुर कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करें। जो तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं जैसे कि रस पाचक है, रक्त पाचक है, तिक्त रसात्मक, मधुर रसात्मक और कषाय रसात्मक द्रव्य। और पित्त की चिकित्सा में विरेचन चिकित्सा कराते हैं हम लोग, और हमें शीतल चिकित्सा नहीं करना है, युक्ति पूर्वक चिकित्सा करना है। पित्त इतना बढ़ गया, दाह पाक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बर्फ का आप लोग वे करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। शीत वीर्यात्मक द्रव्य का प्रयोग करें, मतलब हमें वायु को भी रक्षा करना है, और वायु भी नहीं बढ़ना चाहिए और पित्त का भी शमन हो जाए। और तिक्त रस जब हम दे रहे हैं, मधुर तिक्त कषाय में तिक्त रस दे रहे हैं, तो कितना मात्रा में तिक्त रस जाए कि उसका वायु का प्रकोप ना हो, उसको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी बोल रहे हैं कि आमवात में भी संधि स्फुटन मिलता है, तो क्या वह संधिवात आमवात में कन्वर्ट हो जाता है। 100%। इसीलिए मैंने बोला कि 3 स्टेजेस रहते हैं, 3 टाइप के आमवात रहते हैं। एक प्योर संधिवात है पहले, जिसमें उपस्तंभित वात व्याधि है और धातुक्षय ऐसा हुआ है, और वह पेशेंट आमवात में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि आम संचिति हो रही है और वहां पे आम जाके स्थान संचय कर रहे हैं। एक शुद्ध आमवात का पेशेंट होता है, उसमें आम और वायु ये प्रकोपित होते हैं, आम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो हो जा रहा है। और दूसरा ऐसा रहता है कि उसमें आमवात भी रहता है, संधिवात भी रहता है और वातरक्त भी रहता है। ये सब इस तरह की व्याधियां रहती है, मतलब व्याधि संकर जो बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन से।
उस हिसाब से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो हो जाते हैं उसको हमें समझना चाहिए। हर पेशेंट को आमवात ही नहीं सोचना चाहिए कि ये आमवात ही है। कभी वो आमवात और वातरक्त होता है, कभी वो संधिवात और आमवात होता है, कभी वो वातरक्त और संधिवात होता है, या फिर और कोई व्याधियां होती है, उस हिसाब से हमें समझना चाहिए। डॉक्टर पद्माकर श्रीवास्तव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राची जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रही हैं कि सर संधि रुक्षता कैसे समझा जाए। संधि रुक्षता है तो आप एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे में आप लोगों को दिखता है कि हड्डियां पास पास आ गई हैं, वहां पे घर्षण हो रहा है, या फिर वो जो ऐसे मतलब ब्रिटल ऐसे दिख रही हैं, वो आप एक्सरे से, एमआरआई से, सीटी स्कैन से पता चलता है। दूसरा, कट कट आवाज आता है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा हड्डियां टकराने से पेन होता है, शोथ होता है, तो रुक्षता बढ़ गई है, वहां पे स्नेहांश की कमी है, तो वो धातु क्षयात्मक है, मतलब धातुओं का क्षय होने की वजह से है, या फिर वहां पे स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है, मतलब आम की वजह से स्त्रोतस अवरुद्ध है, अस्थि व स्त्रोतस और संधियों में जाने वाले ब्लड सर्कुलेशन, ये सब अवरोधात्मक संप्राप्ति है, तो उसकी वजह से ये रुक्षता आई है, उसको हमें डायग्नोस करना पड़ता है, उपस्तंभित वात व्याधि या निरुपस्तंभित वात व्याधि। और जब हम ये समझते हैं स्त्रोतोरोध है, तो हम लोग आम का पचन करते हैं, स्त्रोतोरोध को दूर करते हैं। और अगर धातु क्षयात्मक है तो वहां पे धातु क्षय को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारा गूगल तिक्ता घृतम, फिर नारसिंह रसायनम, फिर उसके बाद में ब्रह्म रसायनम, ऐसे बहुत सारे ऐसे द्रव्य देने पड़ते हैं जो स्नेह, फिर हम लोग अनुवासन बस्ती देते हैं, क्षीरबला तेल का, चंदनबला लाक्षादी तेल का, धन्वंतर तेल का, बला श्वगंधादी तेल, जितना स्नेहन होता है तो धातु क्षय का जो ये संप्राप्ति है वह ठीक होते जाता है, पेशेंट ठीक होते जाते हैं। और अगर स्त्रोतोरोधजन्य है तो आम का पचन करके, स्त्रोतोरोध दूर करके, लंघन, दीपन, ये कटुरस और तिक्तरस, इन सब का सेवन करा के और वालुका स्वेद वगैरह दे के, जब सामावस्था से निरामावस्था आ जाती है, उपस्तंभित वात व्याधि से निरुपस्तंभित वात व्याधि आ जाती है, तब हम वहां पे ब्रीहण और स्नेहन ये सब चिकित्सा करते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी बोल रहे हैं क्या आम पाचक बट्टी सभी डिजीज में दी जा सकती है? 100% आम पाचक बट्टी दी जा सकती है और देना ही चाहिए, लेकिन जो लोग पित्त वाले पेशेंट है सर विनय अग्रवाल जी, उनको ना हमें डोजेस कम ज्यादा करना पड़ता है। किसी को आधी गोली देनी पड़ती है, किसी को 1 गोली, किसी को 10 गोली, किसी को 20 गोली। एक डॉक्टर मनोज दामा जी आए थे, उनको बचपन से इतना ज्यादा आमवात हो गया था और ये एसएलई डिजीज डायग्नोज किया था और आईबीएस भी डायग्नोज किया था। उनको मैंने आम पाचक बट्टी दिया तो पर डे 80 टैबलेट 20 ऐसे 4 बार देना पड़ा, और उन्होंने जब किया और लंघन भी किया तब उनका वो व्याधि से वो निकल पाए। तो आम कितना ज्यादा है उस हिसाब से हमें डोज कम या ज्यादा करना पड़ता है। अगर आम पाचक बट्टी में जैसे काली मिर्च वगैरह है तो अगर पित्त प्रकृति वाले हैं उनको हमने 10 गोली दिया तो उनको बहुत ज्यादा दाह होगा, चक्कर आने लगेगा, पित्त का प्रकोप भी नहीं करना है, इसलिए डोज कम ज्यादा करना चाहिए। और आम पाचक बट्टी तो अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम का पचन करता है, तो वो देना ही चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी बोले सर सोरियासिस में हम पहले आम पाचक बट्टी का उपयोग कर सकते हैं? 100%। जितना भी सोरियासिस में क्या होता है, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, इसकी दृष्टि होती है, और क्लेद है, आम है, स्त्रोतोरोध है, अब वही स्किन में गया है, त्वचा में गया है, स्त्रोतोरोध, क्लेद है, शैथिल्यता है, तो हमें पहले आम पाचक बट्टी देना है, दीपन पाचन अनुलोमन करना है, फिर व्याधि प्रतिनिक दवाइयां देनी है। क्लेद सूख जाएगा तो हीलिंग करने में आसानी हो जाएगा। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल सिंह जी थैंक यू, उन्होंने कहा गुरु जी आपका ज्ञान व्यापक है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, आप सब दिव्य आत्माएं हैं और इतने अच्छे चिकित्सक हैं कि क्या बताएं। डॉक्टर रविंदर यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। कल हम लोग ना चिकित्सा में जाएंगे, अभी तक तो मैं केवल वात व्याधि क्या होता है, आमवात क्या होता है, आमवात को मैं अच्छे से बताने का कोशिश किया। कल से हम चिकित्सा में जाएंगे तो बहुत सारे द्रव्य बताऊंगा कि वह वही दवाई क्यों सेलेक्ट किया है, उसका क्या कार्मकत्व है, वह मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र देवगन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सब के सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोगों ने बीएमएस में ये आमवात पढ़ा है नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लोगों ने क्या चिकित्सा पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये सब चीजों को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए,
ताकि हमारा रिकॉल अच्छा हो। जब पेशेंट आए तो हमको ये डायग्नोस होना चाहिए कि इसको संधिवात प्लस आमवात है क्या, या आमवात ही है क्या, या आमवात और वातरक्त है क्या, ये हमें डायग्नोस करते आना चाहिए। जब हम हमारा डायग्नोसिस परफेक्ट होगा, हमारा हेतु निकालना परफेक्ट होगा, हमारा और पेशेंट से हम कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, केस टेकिंग करते हैं तो 3-3 घंटे केस टेकिंग करते हैं। पेशेंट अब बोर हो जाता है कि ये पकाऊ डॉक्टर है, ये पका रहा है बहुत ज्यादा, इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है और कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा। मतलब हमारा जो केस टेकिंग भी है ना, वो किसी कंक्लूजन में निकलना चाहिए कि हम क्यों केस टेकिंग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हेतु फाइंड आउट करना है, संप्राप्ति फाइंड आउट करना है। नहीं तो आप 100 क्वेश्चन रटे रटाए पूछेंगे, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को इरिटेट नहीं करना है हमारे पर। पेशेंट इरिटेट होगा, पेशेंट के पास टाइम नहीं होता। जो पेशेंट के पास टाइम है, जो बताना चाहते हो ठीक है, लेकिन हर पेशेंट को बोर नहीं करना है, इरिटेट नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए हमेशा। अगर आपको सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना है तो आप लोग कम टाइम में भी केस टेकिंग कर सकते हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी बोल रही हैं कि संधिवात और आमवात में प्रैक्टिकल अंतर कैसे समझे। संधिवात में शोथ कम रहता है, उसमें भूख लग रही होती है लेकिन ज्वाइंट पेन हो रहा होता है। आमवात में सूजन होती है, भूख नहीं लगती है, आम बहुत ज्यादा रहता है तो हुरलास हो रहा होता है, जी मिचलाता है, उल्टी आ रही होती है। अनन्नाभिलाषा, आस्य वरस्य, अरोचक, फिर अश्रद्धा, ये सारे सिम्टम होते हैं। मतलब खाना खाने का मन ही नहीं करता है, खाना वो खा रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा, वो बस खा रहे हैं, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, जायका बिगड़ा हुआ है। संधिवात में ऐसा नहीं होता। संधिवात में अग्नि अच्छा रहता है लेकिन वहां पे धातु क्षय होता है तो सूख जाता है। हड्डियां जब टकराती है तो सूजन आ जाती है। बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से थोड़ा फ्लूइड जो है वो सिक्रेट करती है तो सूजन आती है। लेकिन वो संधिवात में इतना सूजन नहीं आती। आम वात में संधियों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, कभी हाथी पांव की तरह सूज जाता है, ज्वाइंट्स में इतना ज्यादा स्वेलिंग रहता है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे अंतर समझ सकते हैं, ठीक है। और आम वात के पेशेंट आप देखेंगे तो शिफ्टिंग पेन होता है, वृश्चिक दंशवत वेदना होती है। मतलब एक ठंडियों में ज्यादातर रहती है, एसी में बैठने से होती है। तो एक ज्वाइंट में इधर है, साम अवयव जहां जहां करेगी वहां वहां होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे ज्वाइंट में वो चला गया स्वेलिंग है तो पहला ज्वाइंट को छोड़ दिया, वहां पर भी पेन हो रहा होता है। स्थान संशय जहां पर हो गया है वहां तो पेन होगा ही, लेकिन दूसरे जगह पे जहां वह साम अवयव जाके उस दिन रुका हुआ है, जैसे कि वो कबीले के लोग रुक जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा हलचल रहती है। वैसे जहां पर वो सामवायु रुक गया उस दिन वहां पे वहां शोथ होता है और वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कंधे में चला गया तो वहां का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया और बाकी हिल रहा है। लेकिन वहां पर भी स्थान संशय जहां जहां हो रहा है, आम का वायु का अवरोध कर रहा है, स्त्रोतोरोध कर रहा है, वहां पेन तो कंटिन्यू रहता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। डॉक्टर गंगवार सर बोले सर कोट्टम चुक्यादी वर्सेस चिंचादी ऑयल का यूज आमवत में कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं, इसका फायदा होता है क्योंकि वह क्या करता है, आम का पचन करता है। कुट्टम चुक्यादी के सारे कंटेंट्स देखिए, चिंचादी भी तेल भी पाचन करता है। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, लंबर वर्टिब्रा के सेकुलाइजेशन भी संधि रुक्षता या क्षयात्मक संप्राप्ति 100% ये है। लेकिन उसमें ये भी देखिए कि सामवायु है कि नहीं। अगर सामवायु नहीं है तो आपको धातु क्षयात्मक उसमें ब्रीहन करना है, स्नेहन करना है, बस्ती देना है, नस्य करना है, तो और कटी बस्ती करना है, और स्वर्ण कल्प देना है, या गुगुल कल्प देना है, या रस कल्प देना है। आप वो मेडिसिन करिए, लेकिन वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, उसको समझ के फिर चिकित्सा करिए। डॉक्टर सुमन साहू जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, पेशेंट एज 45 है, उसको ज्वाइंट पेन रहता है और उन्हें लेग्स में पिटिंग इडिमा है, तो इसमें शोथ की चिकित्सा करिए और संधिवात की चिकित्सा करिए। पिटिंग इडिमा क्यों है, पैर लटका के रखते हैं क्या, या मतलब क्या कारण है, नमक ज्यादा खाते हैं क्या, वॉकिंग कम करते हैं क्या, दिन भर सोते रहते हैं, वेगों का अवरोध करते हैं, और मानसिक चिंता बहुत ज्यादा है क्या, या लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी है क्या, हार्ट का कोई पैथोलॉजी है क्या, या फिर किडनी का कोई पैथोलॉजी है क्या, वो सब देख के फिर आप चिकित्सा करेंगे तो शोध की चिकित्सा से फायदा हो सकता है। डॉक्टर अजय जी बोले पंचकोल चूर्ण फॉर आम पाचन दे सकते हैं क्या। 100% पंचकोल का देते हैं। मैं चिकित्सा तो बताऊंगा, इसमें तिक्त और कटु रसात्मक द्रव्यों का पाचन करने के लिए प्रयोग बताया है, उससे फायदा होता है। डॉक्टर मुकेश साहू जी बोले एवियन में क्या कर सकते हैं। अवेस्कुलर नेक्रोसिस जब रहता है वहां पर हड्डियों का, अस्थि धातु का कुष्ठ रोग हो जाता है और वहां पे नेक्रोस्ट हो जाते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर हमें यही बृहण चिकित्सा करना पड़ता है, कुष्ठ की चिकित्सा करना पड़ता है और अच्छे से स्त्रोत शुद्ध करना पड़ता है। तो मैं एवियन पे एक लेक्चर लूंगा, ऐसे मेरा एक लेक्चर हुआ है, वो आप देखिए। अवेस्कुलर नेक्रोसिस पे यूट्यूब में आयुष दर्पण के चैनल पे है मेरा लेक्चर,
उसमें आप देखिए, क्योंकि अभी टाइम कम है, मैं बताऊंगा तो 1.5 घंटा लगेगा उसको बताने में। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि सर प्रणाम, नाइस सेशन। सर मिट्टी चौक खाने से कैसे छुड़ाएं? मिट्टी में चौक में कुछ मिलाना है क्या? 100% मिलाना है, और काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, और शोधन कराना बहुत जरूरी है। मिट्टी में अगर मिट्टी खाने को देना है ना, तो उसमें आप क्या करिए कि मदन फल को मिक्स करके दे दीजिए और खाओ ये मिट्टी, वो खाते उसको उल्टी होएगा। या फिर कुछ ऐसी चीजें डाल दीजिए कि उसको घिन ना जाए मिट्टी से। मदन फल का काढ़ा में मिट्टी को पूरा लपेट दीजिए और सुखा दीजिए और बोलिए कि खाओ, ये मिट्टी बहुत टेस्टी है और ये ब्रिटेन से आया है, ऐसा खिला दीजिए। वो खाए, वो मिट्टी से उसको इतना घिन आएगा, इतना वॉमिटिंग आएगा, फिर खाएगा ही नहीं। और बाकी आप शोधन कर दीजिए, जो मिट्टी का चिकित्सा, कृमि की चिकित्सा कर दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज में जो एफिनिटी होते हैं ना, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। एक बार तुकाराम महाराज का मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जो तुकाराम महाराज थे ना, यहाँ महाराष्ट्र में एक संत हुए तुकाराम महाराज। तो उनकी वाइफ जो थी ना, वो बहुत टेस्टी खीर बनाती थी। तो उनका मन ही नहीं लगता था भगवान में, विट्ठल में मन ही नहीं लगता था, हर समय खीर खीर खीर। तो वो इतना परेशान थे कि उनको सुबह भी खीर खाने का मन करता था, और उनकी वाइफ इतना टेस्टी बनाती थी, दोपहर में खीर खाने का मन करता था, रात को भी खीर खाने का मन करता था। सोते जागते बस खीर खाना है, उनका एक वीक पॉइंट था। जैसे कि कुछ लोगों को चिकन का वीकनेस होता है, कुछ लोगों को बाहर का चटपटा खाने का वीकनेस रहता है, किसी को भेल पाव खाने का, तो वैसे ही उनको खीर खाने का टेस्ट रहता था उनकी। क्योंकि वाइफ इतना टेस्टी बनाती थी, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के इतना टेस्टी बनाती थी, इतना मजा आता था, उनको लगता था मिठाई खा रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, कितना लोगों से पूछा कि मैं ये आदत कैसे छुड़ाऊं कि मुझे खीर खाना है। फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने क्या किया, सॉरी आप लोग ऐसा मत करेगा, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा उपाय है। उन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ से बोला कि खीर बनाओ। उन्होंने खीर बनाया, उन्होंने खाया, इतना खाया कि पूरा कंठ तक चला गया। उसके बाद में भी वो खाते रहे, उनको इतना जोर से उल्टी आया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज से दूर जाना ही है। फिर उन्होंने जो उल्टी किया था वो खा लिया पूरा, फिर उल्टी कर दी, फिर उन्होंने फिर खा लिया। इतना उनको घिन आया, इतना घिन आया कि उन्होंने लाइफ में फिर खीर नहीं खाया, और उनके भगवान में प्रीति हो गई। और फिर उनको खीर देखते ही घिन आता था। वो जो अपने आप को उन्होंने टॉर्चर किया कि उल्टी आ गई, जितना उल्टी वॉमिट निकला है वो सब खा गया है, खा गए वो। फिर उसके बाद में फिर उल्टी आई, फिर वो खा गए। इस तरह से कोई भी चीज में अगर घृणा हो जाती है तो खाने का मन नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि मदन फल डाल के वो मिट्टी खिला दीजिए, उनको घिन आ जाएगा तो वो फिर नहीं खाएंगे। ऐसा एक उपाय है, तो हमारे सर लोगों ने ये सिखाया है। डॉक्टर सीमा सिंह जी बोल रही हैं सर प्राइवेट जॉब जो शिफ्ट में चलती है, उनको वीकनेस एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बट उनका निदान नहीं हटा सकते, तो कैसे मैनेज करें ऐसे पेशेंट को, क्योंकि उन्हें जॉब की शिफ्ट के कारण पूरा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब रहता है। सीमा सिंह जी ऐसे कोई वो बात नहीं है, जितना कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो उनको घृत पान कराइए, दाढ़ी मादी घृत है, उनको बोले 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच रोज खाते रहे, उनको समय समय पे शोधन कराते रहिए, रसायन का सेवन कराइए, और उनका जो भी दोष प्रकोपित है उसको शमन करते रहिए। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनेज करते रहिए तो पेशेंट ठीक रहेगा। उनका जॉब नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आम पाचक वटी दीजिए, लहसुन आदि वटी दीजिए, दाढ़ी मस्तक चूर्ण दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, या फिर आसव रिश पे उनको रख दीजिए। जैसे झंडू पंचारिश दे दिया आपने, द्राक्षासव दे दिया, द्राक्षा रिश दे दिया। रात्रि जागरण हो रहा है तो रुक्षता आ रही है बहुत ज्यादा, और वो रोक नहीं सकते हैं रात्रि जागरण को, तो उनको घृत पान करा दीजिए। जितना घी खाएंगे उनका स्नेहन होते रहेगा, तो कोई व्यापत नहीं होगा। तो ऐसा कर हम युक्तिपूर्वक कोई भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, हमारे पास तो सब हथियार है। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी बोल रहे हैं नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं तुकाराम महाराज का क्यों बताया आप लोगों को कि आप भी ऐसे कर सकते हैं ये उपाय। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग जैसा तो कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में आप जैसा कोई भी नहीं है। आप लोग मन लगा के पेशेंट ठीक करिए, और ना युक्ति का प्रयोग करिए। दवाई तो सब लोग देते हैं, देखिए सब लोग दवाई देते हैं, कोई भी ऐसा डॉक्टर है क्या जो दवाई नहीं देता है, लेकिन पेशेंट हमारे पास क्यों आए वो भी सोचने वाली बात है। अगर हम रिजल्ट दे रहे हैं, पेशेंट को हम टॉर्चर नहीं कर रहे हैं केस टेकिंग के हिसाब से या दवाई के हिसाब से, टॉर्चर नहीं होना चाहिए। पेशेंट हमारा दवाई ले तो खुशी खुशी उसको फायदा भी हो, और उसको खुद एहसास हो कि ये दवाई से हमें फायदा हो रहा है। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर हम टॉर्चर करेंगे कि सबको पकड़ पकड़ के हम वबन कराएंगे, सबको पकड़ पकड़ के नस से कराएंगे, पेशेंट कर देगा हमारी बात से, लेकिन वो टिकेगा नहीं।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेशेंट हमसे दूर भागे, पेशेंट खुद आना चाहिए हमारे पास। हमें कोई भी टॉर्चर वाला चिकित्सा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, हम लोग 8:15 बजे फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।